महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर से चाचा और भतीजे के बीच सियासी जंग छिड़ती हुई दिख रही है। लोकसभा चुनाव के नतीजे सामने आने के बाद एनसीपी के अजीत पवार गुट में सियासी हलचल अब बहुत तेज हो चुकी है और माना यह जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक विधानसभा चुनाव से पहले शरद पवार गुट का दामन थाम सकते हैं। महाराष्ट्र में फिर शुरू हुआ सियासी खेला। चाचा भतीजे में फिर खिंची तलवार। एनसीपी के खेमे में बड़ी सियासी हलचल। कहते हैं सियासत में चाचा भतीजे और मामा भांजे के रिश्ते का रोल बड़ा ही पेचीदा होता है। चाचा भतीजे के रिश्ते ने एक बार फिर से अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया और इस बार यह खेला महाराष्ट्र में होता दिख रहा है। चाचा शरद पवार से अलग होकर अपनी पार्टी बनाने वाले अजीत पवार इन दिनों मुश्किलों में हैं। एनसीपी के अजीत पवार गुट में बड़ी टूट की आशंका बनी हुई है। ऐसी अटकलें इसलिए लगाई जा रही हैं क्योंकि गुरुवार को अजीत पवार ने अपने विधायकों की बैठक बुलाई थी, लेकिन इस मीटिंग में उनके 5 विधायक नहीं पहुंचे और फिर इसके बाद से अटकलों का बाजार गर्म हो गया। कहा तो ये भी जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं। हालांकि जो विधायक बैठक में शामिल नहीं हुए, उन्होंने नहीं आने के पीछे व्यक्तिगत कारणों का हवाला दिया है। धर्मराव बाबा अतराम ने स्वास्थ्य ठीक नहीं होने की बात कही। नरहरि झिरवाल इस वक्त रूस में हैं। सुनील तिंगरे बाहर गए हुए हैं। राजेंद्र सिंगड़े ने खुद को अस्वस्थ बताया। अन्ना बसोड़े ने बताया कि वो पहले से ही किसी काम में व्यस्त हैं। विधायकों ने बैठक में नहीं आने की वजह भले ही कुछ भी बताई हो, लेकिन बताया जा रहा है कि अजीत पवार गुट के कई विधायक शरद पवार गुट के संपर्क में हैं और आने वाले दिनों में विधायकों के आने जाने का सिलसिला शुरू हो सकता है। हालांकि महाराष्ट्र की शिंदे सरकार पर इससे कोई खतरा नहीं होगा। बहुत लोगों का मूड बदल गया है और अलग अलग वक्त वो मेरे संपर्क में हैं और हमारे कोई निर्णय नहीं हुआ है, इसलिए हम पार्टी के अंदर बात करेंगे। थोड़ा सा 9 तारीख को हमारी भारत के राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की एक्सटेंडेड वर्किंग कमेटी की मीटिंग 9 तारीख को होने वाली है। उसमें ये सारे विचार उसके सामने रखने पड़ेंगे। जाने वाले नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की सभी आमदार दादा के नेतृत्व के साथ, विश्वास के साथ वहाँ पे रहने वाले हैं। अजीत पवार गुट लाख दावा कर ले, लेकिन ये भी साफ है कि अभी उस पर चौतरफा दबाव बना हुआ है। एक तो लोकसभा चुनाव में खराब प्रदर्शन और दूसरा विधायकों की टूट का खतरा, यानी आने वाले विधानसभा चुनाव में अजीत गुट की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। उत्तर प्रदेश की इन 16 लोकसभा सीटों पर बीएसपी ने विपक्षी गठबंधन का खेल बिगाड़ दिया। विपक्षी गठबंधन ने यूपी में 43 सीटें हासिल की हैं, लेकिन अगर ये 16 सीटें इसमें जोड़ दिए जाएं तो सीटों की संख्या 59 पहुंच जाती। लेकिन जानकार मानते हैं कि इस चुनाव में वोट कटवा पार्टी बन चुकी बीएसपी की वजह से विपक्षी गठबंधन का पूरा खेल ही बिगड़ गया। हालांकि बीएसपी की वजह से समाजवादी पार्टी को 6 सीटों पर जीत भी हासिल हुई। उन लोकसभा सीटों में धौरहरा, गाजीपुर, अमरोहा, प्रतापगढ़, इटावा, बांदा और हमीरपुर शामिल हैं। ये सभी वो सीटें हैं जिन पर मायावती ने सवर्ण उम्मीदवारों पर दांव खेला था और इन सभी सीटों पर बीएसपी के प्रत्याशी को समाजवादी पार्टी के जीत के अंतर से ज्यादा वोट मिले। उत्तर प्रदेश की धौरहरा लोकसभा सीट बीजेपी 4400 से ज्यादा वोटों के अंतर से हार गई, जबकि तीसरे नंबर पर रहे बीएसपी के उम्मीदवार श्याम किशोर अवस्थी को 1,85,000 से ज्यादा लोगों ने वोट दिए। इसी तरह का ट्रेंड बाकी की 5 सीटों पर भी देखने को मिला। मतलब एक तरफ जहां बीएसपी 16 सीटों पर विपक्षी गठबंधन के लिए वोट कटवा साबित हुई, तो वहीं 6 सीटों पर मायावती की पार्टी ने एनडीए का बेड़ा गर्क कर दिया। जानकार मानते हैं कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी अपना जनाधार खोती जा रही है, लेकिन मायावती के लिए परेशानी यह है कि इस बार उत्तर प्रदेश में उसे कांग्रेस से भी कम वोट मिले। जानकार बताते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में मायावती के दलित समुदाय के कोर वोटर विपक्षी गठबंधन में शिफ्ट हो गए और उसका नतीजा यह हुआ कि यूपी में बीएसपी का सुपड़ा साफ हो गया। आंकड़ों के मुताबिक यूपी की हर लोकसभा सीट पर बीएसपी के तकरीबन 1 लाख वोट विपक्षी गठबंधन को चले गए। इसकी वजह से विपक्षी गठबंधन ने एनडीए को कड़ी चुनौती दी और 80 में 43 सीटों पर प्रचंड जीत दर्ज की। आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में बीएसपी का जनाधार 10% से नीचे 9 पर आ गया। इस लोकसभा चुनाव में बीएसपी को सिर्फ 82,33,000 वोट मिले।
जबकि 2019 में बीएसपी को 1,66,00,000 और 2014 में 1,59,00,000 वोट मिले थे। मतलब इस चुनाव में बीएसपी के वोट करीब आधे हो गए। यही नहीं, आंकड़ों के मुताबिक जिन सीटों पर विपक्षी गठबंधन को जीत मिली, उन सीटों पर बीएसपी को बेहद कम वोट मिले, जिससे ये साफ हो गया कि बीएसपी के कोर वोटर विपक्षी गठबंधन की तरफ शिफ्ट हो गए। यही नहीं, 2019 में जिन 10 सीटों पर बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, उन सभी सीटों पर मायावती के उम्मीदवार तीसरे या फिर चौथे नंबर पर रहे। और उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हुए भारी नुकसान के बाद अब इसकी वजह तलाशी जा रही है। बीजेपी के फायर ब्रांड नेता माने जाने वाले संगीत सोम ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत की है और इस बातचीत में मुजफ्फरनगर सीट पर मिली हार की समीक्षा की मांग की है। और खासतौर से मुजफ्फरनगर लोकसभा सीट का हारना, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? सरधना विधानसभा क्षेत्र में हमको लगता है हम जीते हैं, बाकी बुढ़ाना हम हारे हैं, चरथावल भी भारतीय जनता पार्टी हारी है। क्या कहना चाहेंगे इस विषय को लेकर? देखिए, मेरी जिम्मेदारी सरधना विधानसभा की थी। सरधना विधानसभा से ही मैं विधायक रहा हूँ 2 बार और सरधना विधानसभा में ही मैं काम करता हूँ, वहीं मेरा गांव है। सरधना विधानसभा की मेरी जिम्मेदारी थी। सरधना विधानसभा पे भारतीय जनता पार्टी नहीं हारी है, बराबर रहे हैं। बाकी बुढ़ाना पे हारे हैं, बाकी चरथावल पे हारे हैं। उन सीटों पर हमारे शहर की विधानसभा है जिस पे हम 30,000 से जीतते थे, उस पर 800 वोटों से जीते हैं। ये समीक्षा के विषय हैं, ऐसा क्यों हुआ है और समीक्षा होनी चाहिए और क्या कारण रहा है कि हम जो हमारी मजबूत सीट थी जिन्हें 30,000 से जीतते थे वो हार गए हैं हम 15-20,000 से। तो ये समीक्षा का विषय और होनी चाहिए। उत्तर प्रदेश की धौरहरा सीट से वो सांसद बन गए जिनके चेहरे पर साल 2011 में एक पुलिस अधिकारी ने जूता रगड़ दिया था। इसलिए इस सीट से चुनाव जीतने वाले समाजवादी पार्टी के नेता आनंद भदौरिया की चर्चा तेज हो गई। इसके साथ ही एक पुरानी तस्वीर भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई और उस तस्वीर में वो पुलिस अधिकारी एक लड़के के चेहरे पर अपना जूता रखे नजर आ रहे। दावा किया गया कि तस्वीर में वो पुलिस अधिकारी जिस लड़के पर जूता रगड़ते दिखाई दे रहे थे वो आनंद भदौरिया हैं, जो साल 2011 में किसी मुद्दे को लेकर लखनऊ विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन कर रहे थे और पुलिस ने प्रदर्शन खत्म करने के लिए उन्हें खदेड़ना शुरू कर दिया था। दावा किया गया कि इस बीच वो सड़क पर गिर गए थे और उन पुलिस अधिकारी ने उनके चेहरे पर जूता मारा था, लेकिन पुलिस अधिकारी को ऐसा करते देख किसी ने तस्वीर खींच ली थी। उस वक्त उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार थी और समाजवादी पार्टी ने इसका कड़ा विरोध जताया था। लेकिन 13 साल बाद वो तस्वीर फिर सामने आ गई क्योंकि आनंद भदौरिया ने समाजवादी पार्टी की टिकट पर धौरहरा लोकसभा सीट पर कब्जा कर लिया। उन्होंने बीजेपी की मौजूदा सांसद और प्रत्याशी रेखा वर्मा को करारी शिकस्त दी। पंजाब में फरीदकोट लोकसभा सीट से चुनाव हारने वाले गायक हंसराज हंस ने बीजेपी हाईकमान को अकाली दल के साथ गठबंधन करने की नसीहत दे दी। पंजाब में इस बार अकाली दल और बीजेपी ने अलग अलग चुनाव लड़ा था, जिसका नुकसान दोनों ही पार्टियों को उठाना पड़ा। पंजाब में बीजेपी ने कई दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारा, लेकिन एक भी नेता चुनाव नहीं जीत पाया। 2019 में उत्तर पश्चिम दिल्ली से चुनाव जीतने वाले हंसराज हंस को इस बार पंजाब की फरीदकोट सीट से मैदान में उतारा गया था। दावा यह किया जा रहा था कि किसानों की नाराजगी कम करने के लिए बीजेपी सिख समुदाय के लोकप्रिय चेहरों को पंजाब में उतारना चाहती थी। इसीलिए हंसराज हंस को दिल्ली की बजाय फरीदकोट लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारा गया। लेकिन फरीदकोट सीट से हंसराज हंस रेस में भी नहीं दिखाई दिए और 5वें नंबर पर रहे। हार के बाद हंसराज हंस ने बीजेपी को अकाली दल से गठबंधन की नसीहत दे दी। दोस्त होंगे आ जो किसी गल्लों डिफरेंसिस हो जाण उन्हां दे, वो जे रीयूनियन हो जाए तो उहदे विच कोई हर्ज नहीं है। अकाली दल ने किसान आंदोलन के बाद बीजेपी से गठबंधन तोड़ दिया था। और समाजवादी पार्टी की टिकट पर अयोध्या फैजाबाद से लोकसभा चुनाव जीतने वाले अवधेश प्रसाद ने न्यूज 18 इंडिया से खास बातचीत में भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि यहां से चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने सारे हथकंडे अपनाए लेकिन कुछ भी नहीं कर पाए। चाहेंगे कि कितनी बड़ी चुनौती थी अवधेश प्रसाद अयोध्या सीट जीतना, क्योंकि देश में बड़ा संदेश गया है कि जिस भारतीय जनता पार्टी ने अयोध्या के लिए इतने विकास कार्य किए, सड़कें बनवाई और सब किया, जिसे कहते हैं डेवलपमेंट की एक लहर चली, रेलवे स्टेशन बना, एयरपोर्ट बना, तमाम बातें भारतीय जनता पार्टी करती आ रही है। स्वयं योगी आदित्यनाथ हर महीने अयोध्या में रहते थे विकास कार्य का जायजा लेने के लिए। ऐसे में अवधेश प्रसाद एक ऐसी फोर्स बन के आए कि भारतीय जनता पार्टी को चित्त कर दिया अयोध्या में। ऐसा है कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुई और देश के तमाम लोग आए और करोड़ों अरबों लोग, जनता की गाड़ी कमाई खर्च की गई। आदरणीय मोदी जी भी आए,
वही उसके वो थे मुख्य अंतित कही है या जो मुख्य पुजारी या जो भी है। तो और लगातार तब से लगातार चुनाव तक देश के तमाम मुख्यमंत्री, राज्यपाल जो भारतीय जनता पार्टी के थे, वो सब लगातार आते रहे। और यहाँ तक कि हमारे महामहिम राष्ट्रपति जी वो भी गई थी। 22 जनवरी को अगर आई होती प्राण प्रतिष्ठा के समय में, तब तो बात दूसरी थी। अच्छा। लेकिन चुनाव के समय में उनका आना क्या दृष्टिकोण था, हम उस पर कमेंट नहीं कर सकते। हमारी राष्ट्रपति हैं, हम आदर करते हैं। उसके बाद भूतपूर्व राष्ट्रपति वो भी आए चुनाव में, और देश से भारतीय जनता पार्टी ने तमाम फ्री गाड़ियां किया, सरकारी बसें किया, और लाखों लाख लोगों को अयोध्या में पहुंचाने का काम किया। ये केवल उनका दृष्टिकोण, उनका मंशा, केवल चुनाव को दृष्टिगत रखते हुए सब काम किया गया। माननीय प्रधानमंत्री जी 2-2, 3-3 बार आए। आदरणीय योगी जी 84 बार गए, और यहाँ तक पर्चा दाखिला में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री जी आ गए थे। हमने लोगों से कहा, अरे भैया, लोगों ने कहा मुख्यमंत्री आए पर्चा दाखिला, हमने कहा कोई बात नहीं। अरे जब ये अपना लोग विधानसभा नहीं जीत पाए हैं, तो यहाँ लोकसभा जिताने में इनकी क्या भूमिका रहेगी। और एक